संविधान के पिछले क्लास में हमने भाग 9 पंचायती राज को पूरा कंप्लीट किया था। आज उससे आगे हम बात करेंगे आज भाग 9 का, जिसमें लिखा गया है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन या शहरी प्रशासन। क्या लिख सकते हैं इसी को? शहरी प्रशासन। जैसे हमने पंचायती राज में पूरा ग्रामीण प्रशासन देखा जो 3 स्तर का था, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। उसी तरह अब शहरों का प्रशासन देखेंगे, है ना, जो भाग 9 का में लिखा हुआ है। अनुच्छेद नंबर कहां से खत्म किए थे 9 को? 243 ओ तक। ओ के बाद क्या करें? पी। तो 243 पी से 243 जेड जी तक जाएगा क्या? अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेके 243 जेड जी तक जाएगा भाग 9 का स्थानीय स्वशासन या शहरी प्रशासन। अब ये जेड जी कैसे भाई? ए आया, बी आया, वहां ओ आया, और वो के बाद यहां कहां चालू करेंगे? पी। अब पी के बाद कहां तक जाएंगे? जेड। और जेड के बाद नवा निर्माण थोड़ी करेंगे, है कि नहीं है? नया अल्फाबेट थोड़ी ला लेंगे हम लोग। तो जेड के बाद जरूरत पड़ा तो जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी और लास्ट में जेड जी। ऐसा तो टोटल जो है अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है क्या? शहरी प्रशासन या स्थानीय स्वशासन, संविधान के भाग नंबर 9 का। क्लियर है? अब जैसे हमने देखा कि भाग 9 में पंचायती राज देखा, तो पंचायती राज की शुरुआत किसने किया था? चोल राजाओं ने किया था। उसके बाद जो है वायसराय लॉर्ड रिपन, है ना, जिला बोर्डों का गठन किया, जिससे भारत में जो है स्थानीय स्वशासन पंचायती राज का क्या हुआ? गठन हुआ। वैसी ये शहरी प्रशासन में आता है नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो भारत में सबसे पहला नगर निगम बना था मद्रास नगर निगम। क्या बना था? मद्रास नगर निगम 1687। तो सबसे पहला जो नगर निगम बना था, पहला नगर निगम वो कौन सा था? मद्रास नगर निगम। क्या था? मद्रास नगर निगम। तो याद रखना, भारत में सबसे पहला नगर निगम कौन सा है? तो मद्रास नगर निगम है, जो कि कब बना था? 1687 में। उसके बाद धीरे धीरे और अंग्रेजों का यहाँ पर जमावड़ा होते गया, उन्होंने अपना स्थापना, यहाँ पे सत्ता स्थापना चालू किया। तो 1726 में 2 और बड़े महानगर, कौन कौन सा? मुंबई और कलकत्ता। 1726 में मुंबई और कलकत्ता को क्या किया? कलकत्ता को जो है नगर निगम के रूप में क्या किया? स्थापित किया। यानी दूसरा और तीसरा नगर निगम बन गया कौन सा? कलकत्ता और मुंबई। ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश काल में धीरे धीरे नगर निगम, जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत हुआ ना, वैसे धीरे धीरे जो बड़े बड़े शहर थे उनको इस नगर निगम का, जिला नगर पालिका का, नगर पंचायत का ऐसा मान्यता मिलने लगा। इसको भी संविधान में शामिल करने की कोशिश किया गया, जैसे ग्राम पंचायत को, है ना, जैसे ग्राम पंचायत को लाना था, है ना, ग्राम पंचायत को लाना था, संविधान में क्या किया गया था? प्रयास किया गया, लेकिन उसको कहां रख दिया गया? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में रख दिया गया कि राज्यों के ऊपर छोड़ दो कि लागू करना है कि नहीं करना है। तो शहरी प्रशासन के बारे में नहीं सोचा गया था, इसलिए संविधान में शहरी प्रशासन था ही नहीं। संविधान में शहरी प्रशासन था क्या? नहीं। लेकिन जब हमने ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया, ग्राम पंचायत को क्या दिया? संवैधानिक दर्जा दिया पंचायती राज को, उसी समय ये कहा गया कि नहीं, शहरों के भी प्रशासन को क्या देना पड़ेगा? संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। और जैसे पंचायती राज को संविधान में लाने के लिए पहला प्रयास किसने किया था? राजीव गांधी ने। याद करो, राजीव गांधी ने जो है 64वां संविधान संशोधन लाया था, किसको? पंचायती राज को शामिल करने के लिए। और 65वां संविधान संशोधन लाया था, किसको? इस शहरी प्रशासन को शामिल करने के लिए। क्लियर है? कौन सा संविधान संशोधन लाया था? 65वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा। परंतु ये क्या हुआ? लोकसभा में पास और राज्यसभा में फेल, है ना, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। फिर आए प्रधानमंत्री कौन? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा
राव, पीवी नरसिम्हा राव, और इन्होंने जो है पंचायती राज को संविधान में शामिल करने के लिए 73वां संविधान संशोधन और इस शहरी प्रशासन को शामिल करने के लिए लाया था कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1992। क्या लाया था, 74वां संविधान संशोधन 1992। ये दोनों एक साथ ना, पंचायती राज को संविधान में शामिल करना है करके 73वां संविधान संशोधन और शहरी प्रशासन को संविधान में शामिल करना है करके कौन सा, 74वां संविधान संशोधन एक साथ लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। तो कौन सा दिन था, 22 दिसंबर, कौन सा था, 22 दिसंबर 1992। ये लोकसभा से क्या हुआ, पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ। पढ़ाए थे है ना, पंचायती राज में हमने पढ़ा था कि जो अधिनियम है वो लोकसभा से कब पारित हुआ, 22 दिसंबर को, और राज्यसभा से कब पारित हुआ, 23 दिसंबर को क्या हुआ था, पारित हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया था, तो राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को इसमें क्या किया था, साइन किया था। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया था, और उस समय राष्ट्रपति कौन था, शंकर दयाल शर्मा। कौन था, शंकर दयाल शर्मा। ये राष्ट्रपति थे जिन्होंने 74वां संविधान संशोधन में क्या किया, साइन किया, और वो क्या बन गया, अधिनियम, अधिनियम बन गया। और इसी अधिनियम के तहत फिर पूरा स्थानीय स्वशासन या शहरी स्वशासन, जैसे क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को शामिल किया गया, और पंचायती राज को पूरे देश में कब लागू किया गया, 24 अप्रैल को। कब लागू किया गया, 24। इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लेकिन इस 74वां संविधान संशोधन के तहत इस स्थानीय स्वशासन या शहरी प्रशासन को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संविधान में शामिल कर दिया गया, और 1 जून सन 1993 को इसको पूरे देश में क्या कर दिया गया, लागू। तो शहरी प्रशासन कब लागू हुआ है, 1 जून को, और पंचायती राज कब लागू हुआ है, 24 अप्रैल को क्या हुआ है, लागू हुआ है ना। 1 जून की रोटी खाने के लिए लोग क्या कर दिए, लागू कर दिए। 1 जून है नहीं भाई, है कि नहीं है, हाँ। तो ये है कौन सा, शहरी प्रशासन संविधान में क्या हो गया, शामिल हो गया। तो संविधान में जब इसको शामिल किया गया तो इसके लिए तो भाग था ही नहीं। पंचायती राज के लिए भाग बनाया गया था कि पंचायती राज को मतलब गांवों को प्रशासन में जोड़ना है करके क्या लाना है, पंचायती राज। उसके लिए भाग 9 रखा गया था, लेकिन सिर्फ अनुच्छेद नंबर 243 बस रखा गया था कि बाद में जब कभी संविधान में संशोधन किया जाएगा तो पंचायती राज को इसी भाग 9 में लिखेंगे। और हमने 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को शामिल किया, और 243 ए से लेकर ओ तक पूरा किसके बारे में लिखा, पंचायती। एक अल्लाह कहां लिख पूछी, सप्लीमेंट्री रेल लगी है कि नहीं है। तो इसीलिए इसको बीच में शामिल किया गया, नौका में, है ना। तो ये जो 74वां संविधान संशोधन 1992 है, इसी के तहत स्थानीय स्वशासन या शहरी प्रशासन को किसमें शामिल किया गया, भाग 9 का। इसके लिए भाग नहीं बना। संविधान जब लिखा गया तो शहरी प्रशासन के बारे में सोचा ही नहीं गया था, है ना। अगर सोचा गया होता तो पंचायती राज के लिए जैसे भाग 9 छोड़े थे, वैसे हम शहरी प्रशासन के लिए भाग 10 छोड़ते, है कि नहीं है। लेकिन सोचा ही नहीं गया था, तो बाद में इसके बारे में विचार आया, तो बाद में हमने एक भाग जोड़ा, कौन सा, 9 का, है ना, भाग 9 का। और संविधान के अनुच्छेद नंबर पी से 243 पी से जेड जी तक इसके सारे जो का वो है अनुच्छेद है, और इसके लिए जो प्रावधान है, उपबंध है, वो सब इसमें क्या किए गए, लिखे गए। और साथ ही इसके लिए बनाया गया अनुसूची नंबर 12। क्या बनाया गया, अनुसूची नंबर 12। स्थानीय स्वशासन या शहरी प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची का निर्माण किया गया, अनुसूची नंबर 12 का निर्माण किया गया। और इस अनुसूची नंबर 12 में शहरी प्रशासन को 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं, जिस पर वो नियम कानून बना सकता है। जैसे पंचायती राज को कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। क्लियर है। तो ये है स्थानीय स्वशासन या शहरी प्रशासन का संविधान में लागू होना। अभी लागू हो गया, अब इसके लिए क्या लिखा गया, अनुच्छेद लिखा गया। तो अनुच्छेद नंबर कहां से स्टार्ट होगा, ये 243 पी से। तो 243 पी में लिखो भैया परिभाषा। क्या लिखो, परिभाषा, कि जो शहरी प्रशासन बना रहे हो
उसमें पार्षद कौन होगा, अध्यक्ष कौन कहलाएगा, है ना, नगर निगम क्या होगा, नगर पंचायत क्या होगा, है ना, सब वार्ड समिति क्या होगा। ये जितना भी नगर प्रशासन या शहरी प्रशासन से संबंधित जो शब्दावली है उन सबकी परिभाषा कहां लिखी गई, अनुच्छेद नंबर 243 बी में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद नंबर 243 क्या आएगा, क्यू। अनुच्छेद नंबर 243 क्या आएगा, क्यू। तो इसमें लिखा गया नगरीय प्रशासन का गठन, क्या लिखा गया, गठन, है ना, इसमें क्या लिखा गया, गठन। तो जैसे हमने पढ़ा था परिभाषा, उसके बाद ग्राम सभा पढ़ा था और उसके बाद पंचायतों का गठन पढ़ा था ना, तो इसमें ग्राम सभा जैसा कोई अभी नहीं है, बैठक बैठक नहीं होता शहर में, है ना, इसीलिए जो है ग्राम सभा के जगह कुछ नहीं रखा गया है। तो परिभाषा के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, गठन, नगर प्रशासन के गठन, है ना, नगर पालिकाओं का गठन। तो गठन कौन करता है भैया, विधानमंडल। जैसे पढ़े ना, सेम जैसे हमने किस में पढ़ा था, पंचायती राज, वैसी चीज पढ़ना है, वैसी चीज इसको भी पढ़ना है कि गठन कौन करता है, विधानमंडल। गठन कौन करता है, विधानमंडल करता है। विधानसभा नहीं रखना, क्या लिखना, विधानमंडल। विधानसभा में आता है लेकिन जब तक राज्यपाल साइन करेगा बना लोगे क्या, नहीं। तो विधानसभा और राज्यपाल मिलकर क्या बनता है, विधानमंडल। तो इसका गठन कि किस शहर को नगर पंचायत बनाना है, नगर पालिका बनाना है, क्या बोलते हैं, निगम बनाना है, ये निर्णय कौन लेता है, विधानमंडल लेता है। यानी गठन कौन करता है, विधानमंडल करता है। और ये भी कितने स्तर का होता है, 3 स्तर का होता है। क्या होता है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, इस कुछ नहीं है, जहां जिस शहर का राजस्व और जनसंख्या ज्यादा होता है उसको नगर निगम बना देते हैं। जैसे हमारा रायपुर, राजस्व भी ज्यादा है वहां का और जनसंख्या भी ज्यादा, इसलिए रायपुर क्या है, नगर निगम है ना। और जहां का जनसंख्या मीडियम होता है, राजस्व मीडियम होता है, तो उस शहर को क्या बना देते हैं, नगर पालिका। जैसे हमारे खैरागढ़ है कि नहीं है, खैरागढ़ में राजस्व है, जनसंख्या भी हमारे छुकदान की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, लेकिन राजनांदगांव से अपेक्षा क्या है, कम है। तो इसीलिए उसको क्या बना दिया गया, नगर पालिका। और जहां पर जनसंख्या क्या होता है, कम होता है, शहर है। शहर किसको बोलते हैं, जहां की 75% आबादी गैर कृषक काम करती है। किसान 25% आबादी किसानी कर सकती है, बाकी 75% आबादी किसी शहरी व्यवसाय में लगा हो, वो जो जगह है वही कहलाता है शहर या नगर। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एकदम डेवलपमेंट कर लिया हो, सबके सब नागरिक जोता तो ट्रैक्टर में, है ना, वो शहर नहीं कहलाएगा। शहर कौन सा कहलाता है, उसकी परिभाषा ये है कि जहां की 75% आबादी गैर कृषक होती है वो क्या कहलाता है, नगर कहलाता है, शहर कहलाता है। राजस्व वहां से कम आता है सबसे, शहर से, जिस शहर से राजस्व सबसे कम होता है, लेकिन वो क्या है, शहर है, तो उसी को क्या बना देते हैं, नगर पंचायत। जैसे हमारा छुकदान, जैसे हमारा छुकदान, ये क्या है, नगर पंचायत। छुकदान की जनसंख्या जो है 75% जनसंख्या ऐसी है जो गैर कृषक है। देखते हो क्या, छुकदान में किसानी काम करते हैं बहुत कम लोग, है कि नहीं है, हाँ, तो बहुत कम लोग जो है किसानी करते हैं। तो और यहाँ का राजस्व जो शहर बन गया अभी 75% जो है गैर कृषक है, मतलब क्या हो गया, शहर। लेकिन राजस्व उतना नहीं है, जनसंख्या उतना नहीं है कि इसको नगर पालिका या क्या बनाया जाए, नगर पंचायत। लेकिन ये क्या बन गया, नगर पालिका और नगर निगम नहीं बना सकते, इसीलिए इसको क्या बना दिया गया, नगर पंचायत। तो जो सबसे शहरी होता है, कम आय होता है और जनसंख्या भी कम होता है, वैसे शहर को क्या बनाता है, नगर पंचायत। थोड़ा सा राजस्व बढ़ गया, थोड़ा जनसंख्या बढ़ गया तो नगर पालिका। और जहां राजस्व ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे शहरों को क्या बना दिया जाता है, नगर निगम। क्लियर है, अधिकतर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम आज की स्थिति में परिभाषा छोड़ो राजनीतिक चक्कर में बन जाते है नहीं। हमार खैरागढ़ कैसे नगर पालिका बनीस, ममा मुख्यमंत्री जीत बना दिस, रमन सिंह मुख्यमंत्री था नहीं, उसी समय विक्रांत सिंह आप लगाया और ठीक भी था, थोड़ा सा बड़ा है हमारे से, इसलिए क्या बन गया, नगर। तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। नगर निगम आप बोलोगे सर आप तो परिभाषा ऐसे पढ़ाए थे लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन बन गया। तो कई बार राजनीति के चलते क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे विधायक श्रीमान देवव्रत जी अगर देहांत नहीं हुआ रहता, खैरागढ़ जिला नहीं बना रहता है। वो कहा उपचुनाव हुई है नहीं, और यशोदा नीलांबर वर्मा कांग्रेस पार्टी जिताना करके भूपेश काकापन घोषणा कर दी, खैरागढ़ का बना वो जिला, बन गए जिला।
कोई नियम कानून देखा जी, परिभाषा कुछ राजनीतिक चक्कर में क्या हो गया बन। तो इन संस्थाओं का, निकायों का निर्माण जो है कभी कभी राजनीति के चलते भी क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया कि जो गठन है वो कौन करेगा, विधानमंडल करेगा। 3 स्तर में गठन हो सकता है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। क्लियर है ना। जहां पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, राजस्व अच्छा है, तो वो क्या है, नगर निगम। जहां पर जनसंख्या 20,000 से 1 लाख के बीच है वो नगर पालिका। और जहां की जनसंख्या जो है वो 20,000 है, सॉरी 20,000 ना, जहां की जनसंख्या 20,000 से अधिक है, 20,000 लगभग है, तो वो है नगर पंचायत। 20,000 से 1 लाख के बीच है तो नगर पालिका। और जहां की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है वो क्या है, नगर निगम। है नहीं, बोलते बोलते पूरा इधर उधर हो जाता है डाटा, है कि नहीं। चल, तो गठन कौन करता है, विधानमंडल। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 243 क्यों क्या करें, 243 आर, है ना। तो 243 आर में बताया गया संरचना। 243 आर में क्या बताया गया, संरचना। सेम वैसी पढ़े थे ना पंचायती राज में, पहले परिभाषा फिर ग्राम सभा, तो इसमें ग्राम सभा जैसा नहीं है तो हटा दो। उसके बाद गठन और उसके बाद क्या पढ़े हैं, संरचना। तो संरचना मतलब कितने सदस्य होंगे उसको क्या बोलते हैं, संरचना। तो 3 इकाई है, क्या क्या है 3 स्तर, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। जो नगर पंचायत है वहां 15 से 40 वार्ड में बटे होते हैं। ये कितने वार्ड में बटे होंगे, 15 से 40, यानी इसमें 15 से 40 सदस्य होंगे। नगर पालिका में भी 15 से कितने होंगे, 40 होंगे। और नगर निगम में 40 से 70, 40 से कितना होता है, 70 सदस्य या 70 वार्ड में क्या होता है, बटा होता है। क्लियर है। जो नगर पंचायत है वो कितने में बटा होता है, 15 से 40, है ना। नगर पालिका भी 15 से 40, लेकिन नगर निगम जो है वो 40 से 70 वार्डों में क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, इन वार्डों से क्या आएगा, पार्षद। जो चुन के आते हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्षद। जो चुन के आते हैं सभी में उनको क्या बोला जाता है, पार्षद। चाहे वो नगर निगम के वार्ड से आए, नगर पालिका के वार्ड से आए या नगर पंचायत के वार्ड से आए, उन प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है, पार्षद। उन प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता है, पार्षद। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये पार्षद जो आते हैं ये प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। पार्षद जो आते हैं कैसे चुनाव से आते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। पार्षद जो आते हैं वो कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव से आता है। ठीक है, उसके बाद एक क्या होता है, अध्यक्ष। एक क्या होता है, अध्यक्ष। तीनों में एक एक जने क्या होंगे, अध्यक्ष। लेकिन नगर निगम का जो अध्यक्ष है इसी को क्या बोल देते हैं, महापौर। क्या बोल देते हैं, महापौर। नगर निगम का ही अध्यक्ष क्या कहलाता है, महापौर। और तीनों में क्या होगा, उपाध्यक्ष। तीनों में क्या होगा, उपाध्यक्ष। ध्यान से सुनना, छत्तीसगढ़ में इस पंचवर्षीय के पहले, अभी जो पंचवर्षीय जो अभी 2000 कब हुआ था चुनाव, 15 में हुआ था क्या, है ना। उस पंचवर्षीय को छोड़ के उससे पहले अध्यक्ष का चुनाव होता था प्रत्यक्ष। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता था, प्रत्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता था, प्रत्यक्ष। यानी अध्यक्ष भी जो है, जैसे छुईदान नगर पंचायत के लिए कोई अध्यक्ष के लिए क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, 2-4 लोग, है ना, चुनाव लड़ेंगे और जनता उनको वोट देगी, एक जने जीत के अध्यक्ष बनता था। ऐसा होता था पहले। लेकिन अभी पिछले पंचवर्षीय से छत्तीसगढ़ में क्या हो गया है कि जितने पार्षद हैं उनका चुनाव होता है कैसे, प्रत्यक्ष। और उन्हीं पार्षदों में से एक को चुना जाता है अध्यक्ष और एक को चुना जाता है उपाध्यक्ष। एक को चुना जाता है अध्यक्ष और एक को चुना जाता है क्या, उपाध्यक्ष। जैसे अभी भी है छत्तीसगढ़ में, है ना, जितने भी नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वहां पे सारे पार्षदों का चुनाव कैसे हुआ है, प्रत्यक्ष। और सब पार्षद मिलकर अपने नगर पंचायत के लिए एक अध्यक्ष और एक क्या चुनते हैं, उपाध्यक्ष। नगर पालिका के लिए चुनते हैं एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। और उसी तरह नगर निगम के लिए भी चुनते हैं एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है, महापौर। क्लियर है, ये सदस्य होते हैं। इसके अलावा इस किसी भी सांसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सारे नगर पंचायत का सदस्य होता है सांसद। किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत का सदस्य होता है विधायक।
यदि एक सांसद के क्षेत्र में जितने नगर पंचायत आते हैं तो सारे नगर पंचायत का सदस्य होगा कौन? सांसद, है ना। जितने भी विधायक के अंतर्गत क्या आता है? नगर पंचायत आए, विधायक उन नगर पंचायत का क्या होगा? सदस्य। वैसे ही नगर पालिका का भी सदस्य होगा और नगर निगम का भी सदस्य होगा। समझ में आया, है ना। उसके क्षेत्र में आना चाहिए। जैसे खैरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत का सदस्य होगा खैरागढ़ का विधायक, अब राजनांदगांव के नगर निगम का सदस्य नहीं होगा, है कि नहीं है। उसके क्षेत्र में अगर आ रहा है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तो वो विधायक और वो सांसद भी उसका क्या होता है? सदस्य होता है। ठीक है, वो विधायक और सांसद भी उसका क्या होता है? सदस्य नहीं, सदस्य होता है। अब ये पार्षद लोग ही इसको चुनेंगे ना, कोई और वोट नहीं डालेगा। कौन चुनेगा? पार्षद। जितने पार्षद हैं उन्हीं में से एक जने दो जने खड़े होंगे जी, है कि नहीं है। एक जने दो जने क्या होंगे? एक जने खड़ा होगा तो कोई टेंशन नहीं, ही अध्यक्ष है नहीं। दो जने खड़े होंगे, तीन जने खड़े होंगे। अब उनमें वही क्या है? पार्षद लोग ही वोट डालेंगे कि इसको अध्यक्ष बनाना है, इसको नहीं बनाना, ऐसा करके। तो पार्षद ही आपस में अध्यक्ष और किसका चुनाव करते हैं? उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अभी कुछ दिन पहले खैरागढ़ में हुआ है ना, हमारे खैरागढ़ में अभी कुछ दिन पहले हुआ है उप चुनाव। जो अध्यक्ष था देवेंद्र वर्मा थे, वो क्या हो गए? इस्तीफा दे, त्याग पत्र दे दिए। तो अभी पार्षदों ने मिलकर नया एक अध्यक्ष बनाया, कोई चंद्राकर है, ठीक है। तो नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो ये जो है पार्षदों के द्वारा ही अध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। समझ में आ गया? चुनाव। और जब इन लोग जो है क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। कौन कौन लड़ेगा? ये पार्षद लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं जी, है नहीं। तो इनको क्या देना पड़ेगा? जमानत राशि। तो नगर पंचायत में जमानत राशि है 1000, नगर निगम, नगर पालिका में है 2000 और नगर निगम में है कितना? 3000, है ना। जमानत राशि 1000, 2000 और 3000 सामान्य वर्ग के लिए। और जिनको आरक्षण मिलेगा सबको आधा कर दो, 500, 1000 और 1500, 1500। क्लियर है। तो जमानत राशि जो है 1000, 2000, 3000 होती है, लेकिन आरक्षण के समय इनका जमानत क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्लियर है। तो ये है नगर पालिकाओं की क्या संरचना। आगे बढ़े तो गठन कौन करता है? विधानमंडल। संरचना 3 स्तर का होता है। पार्षद होते हैं तो नगर पंचायत में 15 से 40, नगर पालिका में 15 से 40 और नगर निगम में जो है 40 से कितने सदस्य होते हैं? 70। और यही सारे सदस्य मिलकर अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और साथ ही इनके साथ एक क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। जैसे ग्राम पंचायत में सचिव देखे थे ना, वैसे ही एक प्रशासनिक अधिकारी सारे विभाग में होता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 एस की, है ना। इसमें लिखा है वार्ड समिति। इसमें क्या लिखा है? वार्ड समिति। ये ग्राम पंचायत में नहीं था, पंचायती राज में था क्या? ऐसा नहीं था, है ना। तो वहां ग्राम सभा था अलग से और यहां पर क्या है? वार्ड समिति। तो वार्ड समिति में क्या होता है? जिस नगर पालिका की जनसंख्या जो है 3 लाख या उससे अधिक है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम में ही ज्यादा होता है ये कि 3 लाख से उनकी जनसंख्या क्या होती है? ज्यादा होती। कभी कभी नगर पालिका में भी ऐसा हो जाता है कि जनसंख्या 3 लाख से क्या है? ज्यादा है। तो जहां की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा होती है वहां 2 या 2 से अधिक वार्ड को मिलाकर एक समिति बनाई जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? वार्ड समिति। देखो वार्ड है, वो एक जने उसका सदस्य है। अब 2 से 3 वार्ड को मिलाकर एक क्या बना दी गई? समिति, ताकि वो सबके लिए क्या कर सके? काम कर सके। तो जहां जनसंख्या जो है 3 लाख या उससे अधिक होती है वहां 2 या 2 से अधिक वार्ड को मिलाकर क्या बनाया जाता है? वार्ड समिति का गठन किया जाता है। क्लियर है। अब यहां से जैसा पंचायती राज में अनुच्छेद पढ़े थे सेम वैसी आप लोग कंपेयर करना चालू कर देना। कैसे? 243 ए, 243 फिर 243 ए, 243 बी, 243 सी। यहां पर 243 पी, 243 क्यू, 243 आर और एस। ठीक, ये दोनों परिभाषा था। इसमें ग्राम सभा था और इसमें वार्ड समिति। ठीक, इसमें गठन था, इसमें गठन है, इसमें संरचना और इसमें संरचना। ठीक है। अब उसके बाद बताओ मेरे को 243 डी में क्या पढ़े थे? आरक्षण। तो इधर 243
एस के बाद क्या आएगा टी, यहां भी क्या है आरक्षण। उसके बाद इधर ई में पढ़े थे अवधि, इधर भी क्या पढ़ेंगे अवधि, मतलब अब सेम चलेगा, है ना। और लगभग कार्य भी क्या है सेम है, तो मैं एकदम सरसरी तरह से बता रहा हूं, है ना। देखो 243 क्या पढ़ेंगे टी, इसमें क्या लिखा है आरक्षण, इसमें क्या लिखा है आरक्षण। तो इसमें भी बताया गया कि एसटी एससी को आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से दिया जाएगा। एसटी एससी को आरक्षण कैसे दिया जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से दिया जाएगा। और महिलाओं को आरक्षण 1/3 रहेगा। महिलाओं को आरक्षण कैसे रहेगा 1/3 रहेगा। बाकी राज्य जो है अपने हिसाब से आरक्षण कर सकता है। और साथ ही एक चीज और लिखा गया है कि यदि एसटी एससी का आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से 50% से कम है, 50% से क्या है कम, अब वहां है जी नहीं है जी एसटी एससी, तो उसको आरक्षण देंगे क्या, नहीं है। तो 50% से आरक्षण एसटी एससी को कम मिलता है, तो वहां ओबीसी को 25% आरक्षण देना है। ऐसा इसमें एक्स्ट्रा लिखा है किससे, पंचायती राज से। समझ में आया। पंचायती राज में क्या है कि एसटी एससी को आरक्षण देना है कितना, जनसंख्या के हिसाब से, ठीक। और महिलाओं को आरक्षण कितना देना है 1/3। बाकी राज्य अपने हिसाब से आरक्षण निर्धारित कर सकता है। और छत्तीसगढ़ में पंचायती राज में कितना आरक्षण है 50% महिलाओं को जी, है ना। और ओबीसी को आरक्षण है क्या, नहीं। लेकिन नगर पालिका वाले प्रावधान में अनुच्छेद नंबर 243 टी में लिखा है कि एसटी एससी को आरक्षण जनसंख्या के हिसाब से मिलना है, मिलेगा जितना है। लेकिन अगर जनसंख्या कम है तो आरक्षण भी उनको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जनसंख्या कम है तो आरक्षण कम मिलेगा। और आरक्षण यदि 50% से कम मिलता है एसटी एससी को, तो ओबीसी को 25% आरक्षण देना पड़ेगा। ऐसा लिखा है कि इसमें अनुच्छेद नंबर 243 टी में। क्लियर है, आरक्षण समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 243 यू का। इसमें लिखा है क्या, अवधि। क्या लिखा है, अवधि। तो अवधि ग्राम पंचायत की तरह है कि सारे स्तर के जितने सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। लेकिन यदि बीच में कोई त्याग पत्र दे दिया, है ना, कोई किसी की मृत्यु हो गई, चला गया बेचारा, है कि नहीं, तो ऐसे कंडीशन में उपचुनाव 6 महीने के अंतर्गत कराना है। और जो नया सदस्य आएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, जैसे हमने पंचायती राज में पढ़ा था, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 243 वी, तो क्या बताया गया था इसमें, अयोग्यता निर्हरताएं। क्या बताया गया था, निर्हरताएं अयोग्यता। तो 21 वर्ष से क्या नहीं होना चाहिए, आयु कम नहीं होना चाहिए 21 वर्ष, यानी न्यूनतम आयु उसमें भी कितना है 21 वर्ष है। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। और बाकी नियम कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है। बाकी नियम कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है। तो सेम वही नियम कानून है जैसे कहां है पंचायती राज। यदि कोई अपराध करके आता है ना, उसको 6 महीने से अधिक का सजा हुआ है, तो 6 महीने का सजा अगर काट के आया है, तो जिस दिन उसका सजा पूर्ण होगा उसके 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद बिंदास वो चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है। लेकिन सजा कितने का होना चाहिए, 6 महीने या उससे ज्यादा। जेल से ऐसे घूम के आ रहा है उसको नहीं लेना है ना, वो लड़ सकता है भैया चुनाव, ठीक है। चलो, तो निर्हरताएं जो है ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा और निर्धारित की जा सकती है। संविधान में लिखा गया है कि आयु जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, 30 दिन के, अच्छा, उसका कोई बकाया राशि भी नहीं होना चाहिए। अगर 30 दिन उसको सूचना मिलता है, चुनाव लड़ रहा है जैसे, तो उसका बकाया राशि होगा तो उसको सूचना देंगे, आपका कंटैक्ट से बचे भैया पहली भर तब चुनाव लड़ वैसे करके, है नहीं। हाँ, लो जनतल पहली बाद में बांटवे, पहली जी आना चाहता तेला पहली भर, ऐसे है कि नहीं। तो 30 दिन पहले सूचना दी उसको भरना पड़ेगा, और नहीं भरा तो वो अपात्र हो जाएगा। और साथ ही वो अगर 6 महीने से ज्यादा का सजा काट के आया है तो सजा समाप्त होने के 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा जो है निर्हरताएं जो है संविधान में अनुच्छेद नंबर 243 किसमें बताया गया है, वी में बताया गया है, ठीक। निर्हरताओं के बाद क्या आता है, वो राज्यों के ऊपर निर्भर करते हैं ना। वो साक्षर वाला जो पंचायती राज में पढ़ाया हूं वो छत्तीसगढ़ के लिए है। किसके लिए है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो पढ़े ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, उसके तहत छत्तीसगढ़ के लिए बस लिखा गया है। और ये जो बता रहा हूं ये संविधान में लिखा गया है, और संविधान में ये बताया गया है कि निर्हरताओं का निर्धारण राज्य की विधानमंडल कर सकती, क्योंकि ये कौन सा विषय है, पंचायती राज और शहरी प्रशासन जो है राज्य सूची
का क्या है, विषय है। आगे बढ़े और अनुच्छेद नंबर 243 क्या आएगा, डब्लू। हाँ, डब्लू में होगा शक्ति, है ना। जैसे अवधि आरक्षण, अवधि निर्भरताएं, शक्ति पढ़े थे पंचायती राज में, वैसे यहां भी आरक्षण, अवधि निर्भरताएं और क्या पढ़ेंगे, शक्ति। तो शक्ति ये है कि विधानमंडल इसका निर्धारण करती है शक्ति का कि इनको कितना क्या करना है, और साथ ही संविधान के अनुसूची नंबर 12 में वर्णित 12 विषयों पर कानून बनाने का इनको क्या है, शक्ति प्राप्त है। और ये अपने क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाओं का निर्माण कर सकती है, ऐसा इनकी क्या है, शक्ति है। क्लियर है। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का। आगे बात करते हैं। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, कर आरोपण का। 243 क्या करें, एक्स, इसमें क्या है, कर आरोपण, है ना। तो उनके कर आरोपित करने की शक्ति, कर आरोपित करने की शक्ति, ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 243 एक्ट में। जैसे पंचायती राज को कर लगाने का क्या था, अधिकार था, वैसी शहरी प्रशासन में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम को भी टैक्स लगाने का अधिकार। इसीलिए आज शनिवार का बाजार है, देखना इधर पूरा दुकान वालों को क्या लगता है, टैक्स लगता है कि नहीं है। टैक्स कई बार ऐसा होता है कि हर मार्केट के दिन लेते हैं, कई बार ऐसा है महीने एक महीने जमा कर दो। पूरा दुकान वाले लोग भी जहां नगर पंचायत रहते हैं उनको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है ना। तो ये कर लगाने का उनको क्या है, अधिकार है, कर लगाने का उनको क्या है, अधिकार। ठीक। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 243 क्या बताएंगे, वाई, 243 वाई। इसमें वित्त आयोग बताया था, वित्त आयोग वही वित्त आयोग है जो क्या करता है, राज्य और स्थानीय स्व प्रशासन के बीच करों का क्या करता है, बंटवारा। तो इस राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है ना। यहाँ पर भी सरकार और शहरी प्रशासन को बांटने के लिए, पैसे को बांटने के लिए एक वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 243 वाई के तहत। इसमें कितने सदस्य होंगे, 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और एक सदस्य होंगे, है ना, एक अध्यक्ष और एक सदस्य होंगे। ये जो है अनुदान का क्या करता है, बंटवारा। सेम किसके तरह है, पंचायती राज की तरह है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लेखा परीक्षण, अनुच्छेद नंबर 243 जेड क्या पढ़ा था, लेखा परीक्षण। कि जैसे क्या होता है, पंचायती राज में एक सम परीक्षक आता है जो पंचायतों के, नगर जनपद पंचायत के, ग्राम पंचायतों के आय और व्यय का क्या करता है, ऑडिट करता है। तो यहां पर भी तो आय और व्यय होगा, चाहे वो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या नगर निगम हो। जो भी कमाई आएगा उसको इन लोग खर्चा करेंगे, है ना। किसके घर में नल कनेक्शन लगा है, कौन से गली में सड़क बना है, नहीं बना है, वार्ड है कि नहीं है, खर्चा करेंगे। और कौन कौन सा टैक्स आया है, सब क्या होगा, आय होगा। तो आय और व्यय का पूरा हिसाब मिलना चाहिए, बीच में पैसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इसी को जांच करेगा कौन, लेखा सम परीक्षण के तहत एक सम परीक्षक। ठीक है। तो इस तरह से लेखा सम परीक्षण के लिए नियम कानून भी कौन बना सकता है, राज्य का विधानमंडल बनाएगा कि कैसे कैसे उसका परीक्षण करना है करके। तो अनुच्छेद नंबर 243 जेड में लिखा है कि शहरी प्रशासन के जितने भी स्तर हैं उनके वार्षिक क्या होगा, लेखा परीक्षण होगा। और उसके लिए कानून कौन बना सकता है, विधानमंडल बना सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, अनुच्छेद नंबर 243 जेड ए, जेड के बाद क्या लेंगे, जेड ए। इसमें है निर्वाचन मंडल, राज्य निर्वाचन आयोग। क्या लिखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। कि इनके, इन सब स्तर के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के सदस्यों के निर्वाचन करने के लिए राज्यपाल जो है एक क्या बनाएगा, निर्वाचन आयोग बनाएगा। जो कैसा होगा, एक सदस्यीय होगा। जो कैसा होगा, एक सदस्यीय होगा। निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। एक सदस्य होगा। याद रखना, लेखा सम परीक्षक जो है वो बहुत सारा हो सकता है। सम परीक्षक में एक सम परीक्षक, उसके अंतर्गत बहुत सारे कर्मचारी, तभी तो पूरा ऑडिट होगा, है ना। हर साल करना है जी ऑडिट, हर साल करना है, 5 साल में करना है, तो वहां ज्यादा कर्मचारी लगेंगे, ऐसा है। और चुनाव के गांव कराना है एक गांव, चुनाव के गांव कराना है एक जने का आर्डर थे, है ना। इसलिए कितना सदस्य होता है राज्य निर्वाचन आयोग, एक सदस्य होता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक सदस्य होता है। क्लियर है। अब इस उपबंधों को, इन उपबंधों को संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना है कि नहीं करना है। जो शहरी प्रशासन है ना, जैसे ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत था उसको
संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना है कि नहीं करना है, किसका अधिकार था, राष्ट्रपति का था। केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू करना है कि नहीं करना है। वैसे ही इस शहरी प्रशासन को भी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करना है कि नहीं करना है, किसका अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर ये लागू है, तो किस अनुच्छेद के तहत लागू है, अनुच्छेद नंबर 243 जेड बी के तहत क्या है, लागू है। और इसको लागू करने का अधिकार किसके तहत है, राष्ट्रपति को है। क्लियर है। और ये जो उपबंध है वो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकते, ऐसा बताया गया किसमें, अनुच्छेद नंबर 243 जेड सी में, कि ये कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। जैसे अनुसूची नंबर 5 और 6 में वर्णित क्षेत्र, अनुसूची नंबर 5 और 6 में वर्णित जो अनुसूची क्षेत्र है वहां पर जो है ये शहरी प्रशासन वाला उपबंध जो है लागू नहीं होगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 243 जेड सी के तहत। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर जेड डी, अनुच्छेद नंबर जेड डी ये यहां पर नया है, अनुच्छेद नंबर 243 जेड डी, ये ग्राम पंचायत में नहीं था, ये केवल शहरी प्रशासन में है। जिला योजना समिति क्या है, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति का गठन जो है प्रत्येक जिला में किया जाएगा। प्रत्येक जिला में एक जिला योजना समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और इसके लिए कानून, ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये कानून हर राज्य के विधानमंडल अपने हिसाब से अलग अलग बनाती है। यानी जिला समितियों के लिए कानून का निर्माण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेगा। और प्रत्येक जिला में क्या होगा, एक जिला योजना समिति होगा। क्या होगा, जिला योजना समिति होगा। और इसमें सदस्य कौन होंगे, तो इसके 4/5 सदस्य का निर्वाचन जो है जिला स्तर के पंचायत व नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक है। जैसे देखो ये जिला योजना समिति जो है ये ग्राम पंचायत के लिए भी काम करेगा और शहरी प्रशासन के लिए भी काम करेगा। तो इसमें जो 4/5 सदस्य हैं, जैसे मान लो 50 सदस्य हैं तो 50 का 4/5 कितना होगा, 40 सदस्य। 40 सदस्य, तो वो 40 सदस्य जो हैं उस जिले के अंतर्गत आने वाले जितने भी सरपंच, जितने भी अध्यक्ष हैं, उन सब वार्ड पंच है, पार्षद है, उन सबसे मिलकर इन वार्ड समिति के सदस्यों का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। क्लियर है। तो प्रत्येक जिले में क्या होगा, एक जिला योजना समिति होगा। और जिला योजना समिति के लिए क्या काम करना है, कैसे काम करना है, नियम कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। और इसके 4/5 सदस्य जो है उस जिले के पंचायत और नगरीय प्रशासन के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 जेड ई के, है ना, जेड ई 243 जेड ई। अनुच्छेद नंबर 243 जेड ई में लिखा है महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति। अब देखो नगर निगम में कई ऐसे नगर निगम हैं जो नगर में नहीं, महानगर में, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये क्या है, महानगर है। तो इनके लिए प्रत्येक महानगर में एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। और उसके लिए भी कानून का निर्माण कौन करेगा, राज्य का विधानमंडल। ऐसा लिखा है अनुच्छेद नंबर जेड ई में। किसमें लिखा है, अनुच्छेद नंबर जेड ई में लिखा है। क्लियर है। और ये जितने भी उपबंध है ये जब तक राज्य का विधानमंडल या संसद नहीं चाहेगा तब तक बना रहेगा। ऐसा लिखा है अनुच्छेद नंबर जेड एफ में। अनुच्छेद नंबर 243 जेड एफ में लिखा रहे उपबंध जो बनाए गए हैं वो सब क्या रहेगा, बना रहेगा। उस पर जो है विधानमंडल या सांसद ही क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद नंबर जेड एफ में। क्लियर है। और लास्ट है कौन सा, अनुच्छेद नंबर 243 जेड जी की नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम का चुनाव होता है तो उसमें न्यायालय का जो हस्तक्षेप है वो क्या रहेगा, वर्जित रहेगा। यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी लगती है तो आप न्यायालय में जाकर गुहार नहीं लगा सकते, केस नहीं कर सकते। न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर कुछ होता है तो आपको शिकायत करने वाले
अधिकारी हैं, जो चुनाव कराते हैं उन्हीं अधिकारियों से आपको क्या करना है, शिकायत करने का। लेकिन आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी लगता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी महसूस होती है तो आप न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते। क्लियर है। इनको भी शपथ दिलाने का काम जो है, जो निर्वाचन के लिए आए रहते हैं या निर्वाचन आयोग के द्वारा जो व्यक्ति मनोनीत किया जाता है वही लोग इनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और बात करें त्यागपत्र का, तो जो पार्षद है, तीनों का जो पार्षद है वो अध्यक्ष को क्या देता है, त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष को क्या देता है, त्यागपत्र देता है। और जो अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है वो नगर पालिका में जो अधिकारी बैठता है, बोला था ना, नगर पालिका, उसको बोलते हैं सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। वही नगर पालिका में भी कहलाता है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। तो अध्यक्ष जो है उन्हीं को अपना क्या देता है, त्याग पत्र देता है। और नगर निगम में जो अधिकारी बैठता है उसको बोलते हैं नगर आयुक्त। तो महापौर जो है, नगर निगम का जो अध्यक्ष है जिसको महापौर बोलते हैं, वो अपना त्याग पत्र उस अधिकारी को देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नगर आयुक्त। क्लियर है। अच्छा, यहां पर जो अधिकारी बैठते हैं वो क्या कहलाता है, सीएमओ। यहां पर भी बैठते हैं वो सीएमओ, और यहां वाला क्या कहलाता है, सीएमओ ही कहलाता है, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, नगर आयुक्त। क्या कहलाता है, नगर आयुक्त। ठीक है। तो अध्यक्ष जो है इन्हीं लोगों को अपना क्या देता है, त्याग पत्र देता है। नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है नगर पंचायत के सीएमओ को, नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका के सीएमओ को, और नगर निगम का अध्यक्ष जिसको महापौर कहते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, नगर आयुक्त को देगा। अब ये जो है पार्षद जो है उसको, पार्षद को जो है कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य है ना। पार्षद को, जैसे मान लो पार्षद है कोई, वो अपने वार्ड में कोई काम ही नहीं कर रहा है या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, मैं पार्षद हूं, सब शक्कर चाउर मोर ऐसे करके, है कि नहीं है, अपने वार्ड में बांट ही नहीं रहा है, तो वो गलत उपयोग कर रहा है अपनी शक्ति का। तो बाकी जो पार्षद हैं, जितने कुल सदस्य के 2/3 सदस्य अगर उस पार्षद को हटाने का शिकायत करते हैं तो नगर पंचायत के पार्षद को कलेक्टर द्वारा, नगर पालिका के पार्षद को कलेक्टर द्वारा, और नगर निगम के पार्षद को नगर निगम आयुक्त के द्वारा उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जाए। अगर पार्षद लोग 3-5 करे तो कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। किसी प्रकार का झोल झाल नहीं है। सीधा जाके अगर नगर पंचायत का कोई पार्षद इधर उधर का काम करता है तो कितने सदस्य, 2/3 सदस्य शिकायत करेंगे, कलेक्टर जो है इसके पार्षद को हटा देगा। सेम वैसी नगर पालिका के पार्षद को कलेक्टर हटा देगा, लेकिन नगर निगम के पार्षद को भी अगर 2/3 सदस्यों के समर्थन से कौन हटा देगा, नगर निगम आयुक्त। ठीक। लेकिन अध्यक्ष ही अपना पूरा गोलमाल करने वाला निकला। अध्यक्ष ही क्या निकला, गोलमाल करने वाला निकला। चाहे वो नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो या नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, अगर यही लोग झोल झाल करने वाले निकले तो फिर गड़बड़ी कैसे होगा। अगर 2 है ना, 1/6 सदस्यों के समर्थन से, कितने के समर्थन से, 1/6 सदस्यों के समर्थन से अध्यक्ष के लिए लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। क्या लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से पास हो गया तो अध्यक्ष को अपना क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। समझ में आया। अगर जो है अध्यक्ष जो है गड़बड़ी करता है तो अध्यक्ष को कितने के समर्थन से, 1/6 के समर्थन से वो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और 1/6 के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वो 2/3 के बहुमत से क्या हो गया, पास हो गया, तो चाहे वो नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो या नगर निगम का अध्यक्ष महापौर हो, उसको क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये है भाग 9 का शहरी प्रशासन या स्थानीय प्रशासन का अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर जेड तक। क्लियर है। तो इस तरह से ये स्थानीय स्वशासन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे के क्लास जो है, आगे के जो भाग है उसको आगे के क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।